बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। राम राम में सारे ने हर हर महादेव बोलो, जय बाबा की। बेटा आज है 1 जनवरी, यानी कि इस बदले हुए कैलेंडर की पहली तारीख, इस नए साल की पहली तारीख। जब भी पहली तारीख आती है, कुछ इस तरीके के फेस्टिवल्स आते हैं, कोई एक महत्वपूर्ण तिथि आती है, तो हम प्रयास करते हैं कि अपने अंदर कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाएं, कुछ पॉजिटिव चेंज लाएं, कुछ कंस्ट्रक्टिव चेंज लाएं। आप में से बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके के रेजोल्यूशन लिए होंगे कि अब तो पक्का पढ़ूंगा, अब तो सारे टेस्ट दूंगा, अब तो रोज जिम जाऊंगा। मैं भी नहीं जा पाता। टाइम से खाना खाऊंगा, टाइम से सोऊंगा, टाइम से जग जाऊंगा, ब्ला 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 ब्ला। मुझे बहुत सारी बातें करनी है आपसे, तो अगर आपके पास समय है तो ठहर के देखिएगा वीडियो, ठीक है जी। ये तो अगर आपने इसको 10 या अगर इसको 10 या 20% आपने देखा वीडियो को तो कोई मतलब नहीं है। आप अभी रुक जाइए, जो कर रहे हैं वो करिए। न्यू ईयर की पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी एंजॉय करिए, चिल करिए दोस्तों के साथ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने जो कुछ भी, मैं नहीं करा कि 2025 खराब ही था, किसी के लिए खराब रहा होगा, किसी के लिए कम अच्छा रहा होगा। तो अगर खराब था 2025 तो हमें 2026 और उसके आगे के दिन अपने अच्छे कर लेने हैं। और अगर कम अच्छा था तो हमें क्या करना है, उसको ज्यादा अच्छा कर लेना है। और अगर ज्यादा अच्छा था तो और भी अच्छा कर लेना है दोस्तों, क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट तो करते ही रहना चाहिए। अगर आप रेगुलर बेसिस पे रेगुलरली इंप्रूवमेंट अपने अंदर लाते रहेंगे तो आप बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल कर पाएंगे, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे। थंबनेल आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे 4 महीने बचे। ये मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को, ऐसे बच्चों को पढ़ाता हूं जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट, उसकी तैयारी करते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो इसलिए ये बात लिखी गई है। लेकिन अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कुछ बातें ऐसी होंगी जो सिर्फ इन बचे हुए 4 महीने के लिए नहीं होंगी, पूरे जीवन के लिए होंगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। आज 1 तारीख है। पिछले साल हमने बहुत सारी चीजें करी, कुछ ऐसी चीजें भी रही होंगी जो हमने पिछले साल सोचा होगा कि हमको ये करना है। आपकी चेकलिस्ट रही होगी कि ये करना है हमको। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेवल ब्लॉगर है तो उसका ये रहा होगा कि उसे इंडिया में यहाँ 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 घूमने जाना है। कोई फूड ब्लॉगर रहा होगा तो उसका ये चेकलिस्ट रहा होगा कि उसको यहाँ 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 जाके जो अच्छी अच्छी खाने की फेमस जगह हैं, जो फेमस टी स्टॉल हैं, जो फेमस आप कह सकते हैं कि जंक फूड के स्टॉल हैं, कोई बहुत बढ़िया कुजीन, पुरानी कुजीन फॉलो कर रहा है। जैसे अगर आप कानपुर में हैं तो आप बनारसी वाले के यहाँ जो है वो चाय पीने जरूर जाना चाहेंगे। आप लखनऊ में हैं तो आप शर्मा के यहाँ चाय पीने जाना चाहेंगे, टुंडे कबाबी के यहाँ कबाब खाना चाहेंगे, है ना। अगर आप बहुत अच्छा वेज खाना जो है खाना चाहते हैं तो ऐसी तमाम जगह हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग कानपुर की बात करें तो कानपुर में ऐसे बहुत सारी जगह है। मैं इसलिए नाम ले रहा क्योंकि ये जो अभी तक मैंने नाम लिए ये ऑलरेडी फेमस है। अब अगर मैंने इनका नाम ले लिया तो भैया कल को कोई कॉपी राइट आ जाए, प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। लेकिन अगर इधर आप अगर कानपुर रहते हैं, मधुराज से थोड़ा आगे जाके जाएंगे तो उनके यहाँ नाश्ता बहुत अच्छा मिलता है। सुबह जो है वो पूरी सब्जी बहुत अच्छी खिलाते हैं, कद्दू की सब्जी रहती है, थोड़ा सा खट्टी थोड़ा सा मीठी, बहुत बहुत जबरदस्त। तो उसका ये सब रहा होगा। लखनऊ में तो कितनी सारी चाय ही लखनऊ में इतनी फेमस है। शर्मा जी की चाय हो गई, उधर वंशा टी स्टॉल हो गया, दैनिक जागरण चौराहे पे हो गया, कि उधर आप चौक की तरफ चले जाइए, है ना, रूमी दरवाजे से थोड़ा आगे बढ़ते हुए तो आप देखेंगे कि फिर वो ईरानी टी स्टॉल है और ये सारी चीजें। ये मैं फूड ब्लॉगर की बात कर रहा था। लेकिन अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी चेकलिस्ट क्या रही होगी कि मुझे ये काम इतने दिनों में पूरा कर लेना है, ये सिलेबस इतने दिनों में कर लेना है, इसके इतने टेस्ट दे लेने हैं, है ना, वगैरह वगैरह वगैरह। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हों, बच्चों के पेरेंट्स से वीडियो देख रहे होंगे तो उन पेरेंट्स ने भी सोचा होगा कि आने वाले साल में हमें क्या क्या करना है। हमें अपने बेटी की पढ़ाई के लिए और इतने पैसे जोड़ने हैं, हमें अपनी बेटी की शादी के लिए भी सोचना है तो उसके लिए इतने पैसे अलग से कहीं एफडी में डाल देने हैं, फिक्स डिपॉजिट करवा लेना है उसका। थोड़ा और ज्यादा पैसे हैं तो कुछ जमीन वगैरह खरीद लेना है। कार 10 साल पुरानी हो गई है, एक नई कार ले लेते हैं। टीवी बहुत पुराना हो गया है, टीवी बदल लेते हैं। घर 2 फ्लोर का है लेकिन अगर एक ऊपर कमरा और बनवा लेंगे तो जब भी कभी घर पर रिश्तेदार आएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। चेकलिस्ट तो सबका है जी, मेरा भी है। मुझे भी था कि ऐसा ऐसा करना है, उसमें से कुछ काम मैं कर पाया, बहुत सारे नहीं कर पाया। मुझे लगता है आप में से ज्यादातर लोग मुझसे अच्छे होंगे, बेहतर होंगे।
लेकिन अब आते हैं उन बच्चों के बारे में बात करने के लिए। सब लोग वीडियो बना रहे होंगे, सब लोग आपको अच्छी अच्छी बातें बता रहे होंगे। मुझे लगता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे ज्यादा रेड कर पाते हैं, जो मुझसे बातें करना चाहते हैं, जो मुझसे बातें सुनना चाहते हैं। तो बच्चों अभी 4 महीने बचे हुए हैं और मैं आपको बता दूं कि वास्तविकता के साथ अगर आप जिए तो 0 से जो 720 का सफर है वो तो बहुत मुश्किल है भाई। 0 से 720 तो बहुत मुश्किल है। ये 4 मंथ स्ट्रेटजी है ना, ये 100 डेज प्लान और ये सब बकवास। अगर आप सच में 0 पर हैं तो आप समझिए ना कि आप 0 पर क्यों हैं। हम कारणों पे हम क्या कर रहे हैं, हम एज अ टीचर, हम एज एडुकेटर क्या कर रहे हैं, हम सब लोग हम ये जानना ही नहीं चाह रहे कि बच्चे का मर्ज क्या है। हम ये कह रहे हैं हम पे तो ये दवाइयां हैं, तुम खाओ। हमें नहीं हो सकता है किसी बच्चे की जरूरत क्या हो कि जो 1 शॉट वीडियो उससे पूरी हो जाए। बच्चा ऑलरेडी बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ा लिखा है, उसको कंटेंट आता है, उसे क्विक रिवीजन चाहिए, क्रिस्प रिवीजन चाहिए। थोड़ा सा डिटेल चाहेगा 1 शॉट वीडियो देख लेगा, थोड़ा सा और क्रिस्प चाहिए माइंड मैप देख लेगा, फुल डिटेल चाहिए तो लेक्चर देख लेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हर बच्चे को सारी दवाएं दे रहे हैं। ले तू लेक्चर भी देख, 1 शॉट भी देख, ठीक है ना, क्रैश कोर्स भी पढ़ ले, तू जो माइंड मैप भी देख, ये तू रिटन माइंड मैप भी ले ले, है ना, ये तू प्रैक्टिस सेशन भी ले ले। मान लीजिए मैं 10 बच्चे पढ़ा रहा हूं तो हो सकता है कि 2 बच्चे ऐसे हों, क्योंकि ड्रॉपर मेरे पास जो ज्यादा स्टूडेंट है वो ड्रॉपर है। तो बच्चों ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा ऐसा हो जिसने पहले से भी बहुत अच्छा पढ़ रखा हो बायो में, तो उसने अभी तक अपना बायो कंप्लीट कर लिया हो, हालांकि अपना भी 18-20 जनवरी तक पूरा हो ही जाएगा सिलेबस। तो मान लीजिए उसने पूरा कर रखा है, तो मैं उससे जबरदस्ती क्यों कहूं तू माइंड मैप देख। मैं उससे क्यों, क्योंकि नहीं बेटा आपको तो जो है ना 1 शॉट नहीं उसको जरूरत, उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है। तो बीइंग अ टीचर मेरा ये फर्ज बनता है, मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरा ये दायित्व बनता है, मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं उससे ये कहूं कि बेटा अब आप करिए क्वेश्चन प्रैक्टिस। कोई ऐसा बच्चा है जिसने 11th-12th में बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा था, कोई एक ऐसा बच्चा है जिसने 11th और 12th में बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा था, वो बेचारा आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो मुझे अभी उसको और समय देना पड़ेगा सिलेबस को पूरा करने के लिए, रिवीजन में डालने के लिए। और फिर मैं उससे कहूंगा कि अब सिर्फ देखो थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस तो जरूरी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करती। फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट में तो हर कॉन्सेप्ट में आपको सवाल लगाने ही होते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। बायो में भी हर चैप्टर में आप 100-150 सवाल लगाइए। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आप तब करेंगे ना जब आपको कंटेंट भरपूर आता हो, ठीक है ना। तो आप देखिए और खुद एनालाइज करिए, बेटा आप में इतनी समझ होनी चाहिए। अगर हाँ ये हो सकता है कि आप में फैसला लेने का भी थोड़ा सा झिझक हो, आपने एनालाइज किया खुद को और फिर आपको लग रहा है कि आप सही फैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो भाई मैं ये बात मानता हूं कि आप जैसे मान लीजिए जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझसे बातचीत करके हम लोग क्या करेंगे, किसी नतीजे पहुंच जाएंगे कि आपको इस चीज की जरूरत है, बेटा आप ये काम करिए, राइट है जी। किसी दूसरे टीचर से आप कनेक्टेड है, उनसे कहिए कि सर ऐसी ऐसी बात है और यहाँ पे जो है गाड़ी अटकी हुई है, आप जो है मेरा मार्ग प्रशस्त करें प्रभु। तो जो शिक्षक है आपके, जो आपकी मैम है, जो आपके सर हैं, दे विल श्योरली हेल्प यू, राइट। तो अगर आप या आपके घर में अपने बड़े हैं, आपके फादर साहब हैं, आपकी माता जी हैं, आपका बड़ी बहन है, बड़ा भाई है, कोई भी है, उनसे मिलिए कि भैया ऐसा ऐसा है, दीदी ऐसा ऐसा है, वो आपको गाइड करेंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन अब समय मत बर्बाद करिए, क्योंकि अगर आप नीट जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 4 महीने बचा है, और ये जो रेड फ्लैग्स है यहाँ पर, ये तो अब छोड़ ही दो बेटा, इनको ये रेड फ्लैग के पीछे मत भागो। आप क्या कर रहे हो, किसी टीचर से पढ़ रहे हो, टीचर इस टाइम पे मत चेंज करो। आप किसी किताब से पढ़ रहे हो, इस टाइम पे किताब चेंज मत करो। अगर आप 100 किताबें एक बार पढ़ते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आप 100 किताबें एक बार पढ़ते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन बेटा अगर आप एक किताब 100 बार पढ़ते हैं, आपका सिलेक्शन उस सब्जेक्ट में 100% होगा, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक वैसे ही है कि अगर आप ऐसे 1-1 फुट के गड्ढे 100 जगह खोद दें,
अगर आपने क्या किया, खुदाई करी और 1-1 फुट के गड्ढे 100 जगह खोद दिए, तो आपने क्या किया बेटा, आपने 100 गड्ढे खोद दिए। लेकिन अगर आप जो है यही 100 फुट खोदेंगे तो यहां से क्या निकल आएगा, फिर पानी निकल आएगा। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, आप ये ध्यान रखिए कि आप गड्ढा किस लिए खोद रहे हैं। कहीं आपको पौधा तो नहीं लगाना। अगर आपको पौधा लगाना है तो एक ही जगह पर 100 फुट खोदने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपको पानी की आवश्यकता है तो आपको जो है एक ही जगह पर 100 फुट या 200 फुट गड्ढा खोदना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने क्या किया बेटा, 1 फुट गड्ढा खोदा और फिर कह रहे हो अरे सर यहां पर तो पानी ही नहीं निकल रहा है, सर यहां पे पानी नहीं निकलेगा। सर एक काम करते हैं, यहां से 5 मीटर दूर ट्राई करते हैं। रॉन्ग अप्रोच, टोटली रॉन्ग। अभी आप यहां पे गड्ढा कर रहे थे, 1 फुट 2 फुट आपने गड्ढा खोदा, फिर कह सर पानी नहीं निकल रहा, सर 5 मीटर दूर करेंगे, कर ले। 5 मीटर दूर गए, सर जी गड्ढा तो यहां भी खोद दिया हमने 4 फुट, सर जी पानी यहां भी नहीं निकल रहा है। सर एक काम करें, सर उधर ट्राई करें। ऐसे में पूरी जमीन खराब कर दोगे, पानी जो है जमीन से निकलेगा नहीं बेटा। लेकिन अगर आप एक ही जगह पर 100 फुट 200 फुट गड्ढा जो है खोदोगे तो पानी जरूर निकलेगा। मैं क्या कह रहा हूं, आपने एक किताब ली, एक चैप्टर पढ़ा, 4 पेज पढ़ा, सर हमको लग रहा है इस किताब से मजा नहीं आएगा, सर इस किताब से सिलेक्शन नहीं होगा, मैं अपनी बुक चेंज कर देता हूं। नहीं करना है। हर किताब में प्रिंटिंग का मेथड चेंज हो सकता है, ठीक है ना, फॉन्ट साइज का डिफरेंस हो सकता है, सवाल में जो सवाल भी अगर देखा जाए उनका सीक्वेंस अलग अलग हो सकता है। क्योंकि अगर कंटेंट सेम है, सिलेबस सेम है, तो भैया उनका निरूपण जो है वो अलग हो सकता है। कहीं पे कलर डायग्राम बने हो, कहीं पर जो है श्वेत शाम यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम बने हो, यही तो अंतर होगा। भाई पब्लिकेशन वाले लोग सिलेबस थोड़ी चेंज कर देंगे, सिलेबस तो एनटीए डिसाइड करता है। याद रखिएगा, एनटीए का एक ही गुंडा है, सॉरी नीट का एक ही गुंडा है, और वो है कौन, एनटीए। जैसे गुंडा क्या करता है, अपनी मनमानी चलाता है। गुंडा क्या करता है, अपनी मनमानी चलाता है। 3 साल से वो अपडेटेड सिलेबस नहीं दे पा रहे सही मायने में। सिलेबस प्रिंटिंग में वही गलतियां जो 3 साल पहले थी वही आज भी हैं। तो ये गुंडाई तो है कि सरकारी एजेंसी है, जो मर्जियां कर रहे हैं साहब, जो मर्जियां रूल ला दे रहे हैं। तो नीट का एक ही गुंडा और एनटीए। तो ज्यादा बेहतर ये है कि या तो आप उससे बड़े गुंडे बन जाओ, और या फिर गुंडे को बाईपास दो कि तू तेरा काम कर, हम तो अपनी मेहनत से अपना मुकाम हासिल कर लेंगे। तो आने वाले 4 महीने में आपको क्या क्या नहीं करना है। पहली बात तो ये उन बच्चों के लिए है जो अभी भी ट्रैक में हैं, क्योंकि आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, आपने एक चीज देखी होगी, 50% जनता, लगभग 50% जनता वो तो वैसे ही मैदान छोड़ के भाग चुकी है। वो किसी भी संस्थान के हों, किसी भी सम्मानित शिक्षक से पढ़ते हो, वो किसी छोटे संस्थान के हों, बड़े संस्थान के हों, इंग्लिश मीडियम के हों, हिंदी मीडियम के हों, मराठी मीडियम, गुजराती मीडियम, किसी भी मीडियम के हों, इस टाइम तक लगभग 50% जो जनता है वो मैदान छोड़ के भाग चुकी है। वो किसी संस्थान को ब्लेम कर रहे होंगे, किसी सम्मानित शिक्षक को, मेरे लिए तो भाई सब सम्मानित ही हैं, किसी मेरे सम्मानित शिक्षक साथी या शिक्षिका साथी को जो है क्या कर रहे होंगे, ब्लेम कर रहे होंगे। अगले साल फिर वो अपनी तैयारी शुरू करेंगे, अगर सुधर जाएंगे तो बढ़िया, नहीं तो फिर अगले साल फिर वो यहां तक आते आते वही काम कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप अभी भी अगर आप मजबूती के साथ अपना दावा ठोक रहे हैं, आप अभी भी अडिग हैं अपने लक्ष्य के लिए, अभी भी प्रयासरत हैं, आप बधाई के पात्र हैं। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। यू आर अ फाइटर। जब जंग शुरू हुई थी तो बहुत सारे लोग थे कि नहीं भैया हम चलब, 4 लाठी तो भांजे दे, कम से कम भैया 4 जने कमरिया तोड़ दे, मार लाठी। आपने देखा, आपके ही बहुत सारे दोस्त जो आपके साथ थे कि मित्र साथ में डीपीपी सॉल्व करेंगे, क्लास में साथ में बैठेंगे, और जब आप पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो 2 दिवाली में गायब हो गए थे, फिर 1 नवंबर में गायब हो गया, एक अभी जब सर्दी ज्यादा गिरने लगी तो गायब हो गया। आप अकेले बचे हैं। योद्धा की यही पहचान होती है, अक्सर वो अकेले हो जाया करते हैं जब परिस्थितियां विषम हो जाती हैं। याद रखिएगा बेटा। तो अब आप हो सकता है कि अकेला महसूस करो, कोई बड़ी बात नहीं है। पूरा का पूरा गांव तो चांद पे ले भी नहीं जा सकते, चांद पे तो एक बार में 2 ही 4 6 लोग जाएंगे। पूरा का पूरा गांव तो हिमालय चढ़ भी नहीं रहा है जी भैया। तो इसलिए पूरा का पूरा गांव तो मेडिकल में सिलेक्ट हो ही नहीं रहा है। किसी एक गांव से एक बच्चा हो जाए तो हो जाए। इंडिया के हर गांव से हर साल एक बच्चा मेडिकल में सिलेक्ट हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो आप समझिए ना
संघर्ष जो है। और संघर्ष का यही तो मजा है, यही सारी चीजें तो हैं भाई। जिसने संघर्ष ही नहीं किया उसने सफलता का स्वाद चख ही नहीं पाएगा। मान लीजिए आपके टेस्ट बड में जो आपके मतलब क्या है, टंग, इधर आपके पास बस वही टेस्ट बड है जो सिर्फ मीठा रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, बाकी आपके लिए कोई टेस्ट बड ही नहीं है। तो आप मिर्चा चबाइए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप नींबू शिकंजी पीजिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप बढ़िया अचार खाइए, कोई जीभ को सब एक जैसा लग रहा है, बस मिठाई पहचान पा रहा है। तो अगर कोई ऐसा है जिसने कभी असफलता नहीं देखी, या यूं कहिए कि जिसने कभी प्रयत्नशील नहीं रहा, किसी चीज के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा, तो भाई उसे सफलता का क्या ही मजा आएगा। सफलता संघर्ष के बाद ही मिलती है, अदरवाइज आप सफल नहीं कहे जाएंगे। पैसे के हिसाब से सोचें तो अंबानी साहब के बच्चों के पास बहुत पैसा है, अगर वो उतने पैसे पे खेलते रहे तो उन्होंने कोई नया काम नहीं किया। तो अगर उन्हें अपने पैसों को बढ़ाना है, अपने व्यापार को बढ़ाना है, तो उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा, नए नए बिजनेस में हाथ आजमाना पड़ेगा, नई नई जगह पे अपने आउटलेट सेंटर खोलने पड़ेंगे, नई नई जगहों पे ऑफिसेज खोलने पड़ेंगे, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लोग जुटाने पड़ेंगे, एक हायरार्की बनानी पड़ेगी। तो भाई सफलता तो तभी मिलेगी जब आप उसके लिए प्रयत्नशील होंगे, संघर्षशील होंगे। जो तो आप मान लीजिए, एक कविता की शेर है 2 लाइन की कि सबको ही लड़ने पड़ते हैं अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध। मैं अक्सर क्लासेज में भी लाइन कहता हूं, फिर से कह देता हूं कि सबको ही लड़ने पड़ते हैं अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध। तो ये कौन कौन सी चीजें बेटा जो आपको नहीं करनी, ठीक है। हर बार नई किताब के चक्कर में नहीं पढ़ना, कल से पढ़ूंगा, ये वाला एटीट्यूड तो छोड़ ही दीजिए मित्रों। ये वीडियो देखिए, अगर इतने से आपकी आंखें खुल गई हैं, छोड़िए वीडियो, जाइए बैठ के पढ़िए। अब ये क्योंकि अभी तक तो आपके पास फिर भी समय था ना, कह रहे नए साल में शुरू करेंगे, 4 मंथ है, रगड़ के पढ़ाई करेंगे, 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा पढ़ लेंगे, हो जाएगा। लेकिन अगर अभी भी आप उसी एटीट्यूड पर हैं, फिर तो दोस्त मुश्किल और भी बड़ी होती जाएगी। हर बार आप स्ट्रेटजी चेंज करते रहें, अब उतना समय नहीं बचा। अब आप देखिए, क्योंकि पहली बात तो स्ट्रेटजी हर किसी बच्चे की अलग अलग होती है, नहीं तो अगर आप किसी को सफल मानते हैं अपनी नजर में, या अगर आप किसी को समझदार मानते हैं, उससे बातचीत करिए कि भैया हमको ये 4 महीने में इतना इतना करना है, कृपया सुझाव दें। हर हफ्ते हर 10 दिन में स्ट्रेटजी चेंज करते फिरते रहेंगे, रिजल्ट जो है नहीं आएगा। और बिना मतलब का कंपैरिजन, यार मेरा पड़ोसी है 4 घंटा पढ़ता है भाई, बायो में 340 नंबर लाता है, हम दिन भर पढ़ते हैं हमारे 300 ही आते हैं, क्यों करना कंपैरिजन। हो सकता है कि वो बहुत दिनों से पढ़ रहा, उसने 11th और 12th में बहुत अच्छे से पढ़ा, 10वीं की कक्षा भी उसने बहुत कर्मठता के साथ पास करी। अगर वो कर्मठशील बच्चा है, अगर वो बहुत कर्मठ व्यक्ति है, मतलब स्टूडेंट है, बहुत मेहनती बच्चा है, जो लगातार 9th उसने बहुत अच्छे से पढ़ा, तो 10th और मजेदार तरीके से पढ़ा, 11th 12th भी शानदार, किसी एक वजह से उसका किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अभी तो भाई वो लगातार मेहनत कर रहा है ना। तो वो तो आपको नहीं मालूम कि वो कितने सालों से प्रयत्नशील है। बस आज आप देख के क्या कर रहे हो, कई बार खुद को डिमोटिवेट कर लेते हो। ऐसा नहीं करना बेटा, किसी से कंपेयर मत करिए, अपना कंपैरिजन खुद से करिए। और मैं ज्यादा नहीं कह रहा, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो प्रतिदिन बेटा 1% का इंप्रूवमेंट लाइए अपने अंदर। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो 1% इंप्रूवमेंट ले आइए बेटा डेली, डेली बेटा 1% इंप्रूवमेंट। ये रेड फ्लैग्स थे, मैं आपको ग्रीन फ्लैग्स के बारे में बता देता हूं। यहां पर बहुत सारे बच्चों का सिलेबस पूरा होने को होगा, जैसे अपने मैं बायो जो पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन में, वो 20 जनवरी तक लगभग पूरा हो जाएगा, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, बताइए जरा मुझे। आप मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज करिए, आपको कितना भी ये क्यों ना लगे कि नहीं मुझे आ गया है, अलग अलग तरीके से उसको रिवाइज करते रहिए, एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे। मल्टीपल रिवीजन से वो एकदम कंठस्थ हो जाएंगी चीजें, ठीक है ना। परमानेंट मेमोरी के साथ साथ इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए कि मसल मेमोरी में आ जाए। आपने सवाल देखा, सही ऑप्शन दिखा, आंसर टिक। उसके लिए बहुत ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता होगी, हार्डवर्क की आवश्यकता होगी, मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त। अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया है या होने वाला है जल्दी ही, या कम से कम 11th का तो पूरा हो ही गया होगा, तो क्या करिए बेटा, एक तो टेस्ट वैसे भी नहीं मिस करना है, और अगर पॉसिबल है तो अब
पूरे पाठ्यक्रम के टेस्ट देना शुरू करिए, फुल सिलेबस टेस्ट देना शुरू करिए बच्चों, क्योंकि जब आप फुल सिलेबस टेस्ट देंगे तो आप और अच्छे तरीके से खुद का आकलन कर पाएंगे, खुद का जो है आकलन और अच्छे से कर पाएंगे। और मेहनत इतनी भी नहीं कर देनी है कि फिर बीमार पड़ जाओ। तो एक प्रॉपर स्लीप टाइम भी होना चाहिए, और बॉडी की अपनी एक डिमांड है। अगर लगता है कि 4 घंटे में नींद खुल जा रही तो पढ़ने उठ के बैठ जाइए, फिर थकेंगे फिर सो जाइए घंटे के लिए। ये कोई नियम नहीं है कि आपको 10 घंटे सोना ही सोना है। सर्दी का मौसम है, कंबल रजाई ओढ़ लिया, मजा तो आता है भाई सोने में, लेकिन 5-6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे बहुत थकान हो गई है, आज 2 टेस्ट दे लिए, 2 है ना, एक अपनी कोचिंग में एक कहीं और, आज कोई एक्स्ट्रा क्लास भी हो गई, लगता है बहुत थकान है। आप 8 घंटे सो लीजिए, किसने मना थोड़ी किया आपको 8 घंटा सोने के लिए। तो एक प्रॉपर और जितना जरूरी है उतना विश्राम भी आवश्यक है। योगा वगैरह कर सकते हैं, मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं तो और बढ़िया बात है, करना ही चाहिए। हम तो नहीं कर पाए, बहुत अस्त व्यस्त जीवन है हमारा, और हम चाहते भी नहीं है कि हमारे जैसा जो दिनचर्या है, जो लाइफ स्टाइल हो किसी बच्चे की हो, कम से कम जो मुझे जानता उसकी हो। हेल्दी जीवन जिए। मैं तो कामों में इतना व्यस्त रह गया कि अब अस्त व्यस्त रहना ही मेरा रूटीन हो गया है। अगर मुझे कोई ठीक ढांचे में लाने की कोशिश करता है तो मैं बीमार सा होने लगता हूं। तो आपके पास अभी वक्त है, अपने आप को क्या करिए, एक सही जो है ढांचे में ढालिए। क्योंकि जब आप नीट का एग्जाम देंगे तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आपको कितना फिजिक्स का सवाल सही हो रहा है, कितना केमिस्ट्री का हो रहा है, कितना बायो का हो रहा है। सवाल सिर्फ ये नहीं होगा, क्योंकि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो सारी कमियां छुप जाती हैं मेरे भाई, और अगर आप सिलेक्ट नहीं होते तो दुनिया छोड़ो, और नीट का पेपर भी तुमसे पूछ रहा होगा कि क्या तुमने अपना 100% दिया। बोलो भाई, वो क्या पूछ रहा होगा, नीट का पेपर भी आपसे पूछ रहा होगा क्या तुमने अपना 100% दिया। आसपास के लोग भी पूछ सकते हैं कि क्या तुमने अपनी पूरी मेहनत की थी, तो आज तुम ये कह सकते हो कि इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर तुमने अपनी ही नजर में 100% मेहनत नहीं की तो दोस्त कैसे होगा सिलेक्शन। तो अगर आप अपना 100% देंगे तो कम से कम एक सेटिस्फैक्टरी आंसर दे सकते हैं अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को और खुद को भी। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि आपने कितनी मेहनत की, उस हिसाब से इतने नंबर आए, है ना, लप्पे में तुक्का मार के आपके 200 नंबर आ गए, तो आपको ये लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन 200 नंबर की है 720 में से। अगर 450 की और कर लूं तो 650 हो जाएंगे। कैसे पॉसिबल है? वो खुद 200 नंबर जो तेरे भी आए बेटा, तो लप्पे से आए ना, तुक्के वाले हैं। तो जब आप अपना 100% देते हैं ना, तो आपको आइडिया रहता है कि अभी और कितनी मेहनत की आवश्यकता है कि जो मेरा 100% है वो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आपके मान लीजिए इसी साल आप सिलेक्ट हो गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हो पा रहे तो नेक्स्ट ईयर आप कहां से शुरू करेंगे? इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि ईमानदार रहते हुए अपना 100% या अपना जितना मैक्सिमम दीजिए। और इसके लिए आपको मोटिवेशन की नहीं, एक रूटीन की जरूरत है। क्योंकि मैं देखता हूं, जैसे मैंने मान लीजिए क्या किया, किसी बहुत हेल्दी इंसान को देख लिया तो मैं थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो गया, तो 4-6 दिन सुबह जगह कसरत करी, ठीक है, दौड़ लगा ली, मन किया जिम चले गए। क्यों? क्योंकि वो मोटिवेशन है। लेकिन मैं अपने पिताजी को देखता हूं, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो सुबह 4-4:30 बजे जग जाते हैं। भयंकर सर्दी, क्योंकि उनकी अवस्था ऐसी है, भयंकर सर्दी के दिनों में, लगभग 78 साल के मेरे पिताजी होने जा रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि गर्मी के दिनों में तो कोई दिक्कत उन्हें होती नहीं है, बरसात में कोई खास दिक्कत होनी है, लेकिन सर्दी के दिनों में वो 4 बजे अपना उठेंगे, नित्य क्रिया करेंगे, ठीक है। आजकल तो टीवी के सामने भजन लगा के सोफे में बैठ जाते हैं शॉल वगैरह ओढ़ के, और नहीं तो अपना जो उनका कार्यक्रम है ना, नित्य क्रिया वगैरह करके मन किया तो एक चाय पियेंगे और उसके बाद वापस लेट जाएंगे। फिर 7-8 बजे के आसपास जब ठंड थोड़ा कम होगी या कोहरा थोड़ा कम होगा, अपना छड़ी उठाएंगे, जो है 100-500 मीटर के 2-3 अपना टहल लिए, चक्कर लगा लिए। क्यों? क्योंकि उनके रूटीन में है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, जैसे कोई अपना भाई है जो जिम फ्रीक है, भाई साहब वो जाम लगा हो पर उसका जिम उसके घर से 10 किलोमीटर दूर हो, रास्ते में जाम लगा हो, पैदल चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा जिम जाने के लिए, कसरत करने के लिए, उसके रूटीन में आ चुका है। तो ऐसे आप किसी टीचर से कोई ऐसी बातें सुनेंगे मोटिवेशन की, है ना, या आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर का कोई सेशन देख लेंगे बेटा,
या किसी सक्सेसफुल इंसान की कोई बातें सुन लेंगे, या किसी कोई सिलेक्ट हुए बच्चे की बात सुन लेंगे, तो आप बेटा जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन 2 4 6 दिन का होता है। मैं लाइव एग्जांपल हूँ, मैं हर 3 महीने में जिम ज्वाइन करता हूँ, फीस भरता हूँ, और फिर उसके बाद 3 महीने बीतने का वेट करता हूँ, 4 महीने बीतने का वेट करता हूँ। तो मेरी कोशिश ये है, मेरा जो इस साल का लक्ष्य है वो ये है कि मुझे अपनी सेहत पे ध्यान देना है, क्योंकि जिस हिसाब से मैं फैल रहा हूँ अदरक के जैसे ना, इतने फट ना जाऊं। तो ये चीज मुझे रूटीन में लानी है। अगर आप में से कोई बच्चा मेरी इसमें हेल्प कर सकता है तो मैं बहुत आभारी रहूंगा, उस बच्चे का बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। लेकिन आपको अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करनी। बहुत सारे बच्चे तो मेडिकल कॉलेजेस में होंगे ना, जिस वीडियो को देख रहे होंगे, वो हेल्प कर दें भाई, ठीक है ना। तो आप, मैं तो कहता हूं आप अपने स्टेटस में लगाइए, व्हाट्सएप वगैरह में, या कहीं पे जहां पर आपका स्टडी रूम है वहां पे लिखिए कि मोटिवेशन नहीं, रूटीन चाहिए। क्योंकि आपको 8 घंटे पढ़ना, आपको हर 3 दिन में एक टेस्ट देना, आपको हर 6 दिन में पूरा सिलेबस, मतलब कोई एक चीज रिवाइज कर लेना, ये जब आपकी रूटीन में आ जाएगा ना, तो बार बार आपको स्ट्रेटजी वीडियोज नहीं देखने पड़ेंगे। समझ रहे हैं आप? बार बार आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर के जो है, जो स्पीच देते हैं, है ना, उनके आपको जो है सेशंस नहीं देखने पड़ेंगे। बार बार टीचर का वेट नहीं करना कि क्लास के बाद टीचर फ्री हो जाए, बच्चों को डाउट बता दे, तो फिर मैं थोड़ा सा बातें शेयर करूं कि गुरुजी ऐसा ऐसा हो रहा है, कुछ बता दीजिए। याद रखिए, मोटिवेशन इज अ ट्रैप। रिस्क जो है ना बेटा, वो रूटीन में है। मैं कोशिश करता हूं कि आपका पढ़ाई में एक बढ़िया रूटीन हो जाए। आप में से कुछ लोग अगर मेरी हेल्प करें तो मैं थोड़ा सा अपने सेहत पे ध्यान दे पाऊं, है ना, फिट हो पाऊं, ताकि मैं आप बच्चों के लिए और मेहनत कर पाऊं। हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है। प्रयत्नशील व्यक्ति निराश हो ही नहीं सकता। अगर आपको थोड़ा बहुत मेरी बातें सुनने के बाद निराशा आ रही है, उठो, क्यों पड़े हो जिंदा लाश बनकर, उठो और रिजल्ट बदल दो बदमाश बनकर, है ना भाई। क्यों पड़े हो जिंदा लाश बनकर, उठो और ये जो तुम्हारा नेगेटिव रिजल्ट है उसको पॉजिटिव में बदल दो बदमाश बनकर। तो आपको इस नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं, मेरा बहुत सारा प्यार, मेरा बहुत सारा आशीर्वाद आप सबको। जो मुझसे बड़े लोग, बड़े शिक्षक साथी मेरे, या आपके पेरेंट्स अगर इसको देख रहे हैं तो उनको मेरा प्रणाम, और आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं इस आने वाले साल की। आपकी सारी जो मंगल कामनाएं वो पूरी हों। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।